Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Today in the video, we shall discuss about the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In this chapter, we shall discuss about the growth of nationalism in Europe after 1830s and the ideas of Gypsy Mazzini's and general characteristics of the movements in Poland, Hungary, Italy, Germany, and Greece. So let's start with the starting of the chapter. First of all, we shall have focus on the chapter organizer, the idea of nation, nation का idea, nation का विचार. So here, this is the first point, the idea of the nation. According to this, the idea of la patrie, fatherland and laicitude, the citizen. यहाँ पर ला पार्ट्री फादरलैंड है और लेसिटियन एक सिटीज़न है. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और नेपोलियनिक कोड, इन्हीं से जो है आइडिया ऑफ नेशन स्प्रेड हुआ है. फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म को बनाने वाले रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं. नेशनलिज्म की भावना भरने वाले फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो हैं राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास का राइज होना. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 के बाद जो न्यू मिडिल क्लास थी वो आगे मर्ज होकर आई और उससे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग फैली. नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा लोगों के मन में आगे बढ़ी. न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की समझौते के बारे में. और न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिज्म है वो एक चेंज चाहते थे सोसाइटी में और वो भी अपने अकॉर्डिंग. यहाँ पर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज का उदय होना और उनका क्रांतिकारी रूप आना, उनकी वजह से लोगों के मन में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना फैली और लोग संगठित हुए, यूनाइट हुए, नेशनलिज्म की भावनाएं उनके अंदर आईं. फैक्टर्स, मेजर फैक्टर ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना का जो समझौता हुआ था उसके मेजर फैक्ट्स यहाँ पर हैं. वो फैक्ट्स हैं द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, बोर्बन डायनेस्टी जो थी वो दोबारा से पावर में आ गई. फिर था फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, फ्रांस ने जो थी अपने जो टेरिटरीज थी अधिकार क्षेत्र थे उनको खो दिया था. किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनोवा वाज सेट अप इन द साउथ, जो नीदरलैंड का किंगडम था वो नॉर्थ में सेटअप हो गया और जिनेवा का जो पार्ट था वो साउथ की ओर सेटअप किया गया. प्रूसिया वाज गिवन न्यू टेरिटरी, प्रूसिया को जो थी नए अधिकार क्षेत्र प्रोवाइड कराए गए. ये ट्रीटी ऑफ वियना से रिलेटेड है. नेक्स्ट, रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रूसिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी. तो रसिया को जो था पोलैंड का पार्ट दिया गया, प्रूसिया को जो था सैक्सोनी का पार्ट दिया गया. नेक्स्ट, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन की एज, किस किस तरह से रिवॉल्यूशन आगे बढ़ी. सबसे पहले रोमांटिसिज्म की फीलिंग्स जो थी लोगों में आई. यहाँ डिस्कस हुआ है रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म क्या होता है? एक कल्चरल, एक लिटरेरी, एक आर्टिस्टिक और फिलोसफिकल मूवमेंट 18th सेंचुरी में हुआ था और अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था. लेट 18th सेंचुरी में हुआ और अर्ली 19th सेंचुरी में ये हुआ था. नेक्स्ट, नेशनलिज्म थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, यानी किस किस तरह से जो नेशनलिज्म की भावना थी वो आगे बढ़ी. तो नेशनलिज्म जो था म्यूजिक के और लैंग्वेज के थ्रू आगे बढ़ा. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट,
लोगों के जब भूखमरी का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, तभी जो है कुछ पॉपुलर रिवोल्ट हुई और इन रिवोल्ट से प्रभावित होकर लोग रिवॉल्यूशन के लिए आगे बढ़े। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट, फिर जो है क्रांति शुरू हो गई। फिर वीवर्स रिवोल्ट ऑफ 1845, यानी एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं वीवर्स ने भी जो था 1845 में आंदोलन किया था। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, मोनार्क जो था उसका एब्डिकेशन होना, यानी मोनार्कियल गवर्नमेंट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मजबूर करना। नेक्स्ट बात हम करते हैं 5 पॉइंट में, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो जो सोसाइटी थी लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में डिवाइड थी। तो लिबरल्स चाहते थे स्वतंत्रता, वो भी मे रिवॉल्यूशन, वो चाहते थे रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। सप्रेशन ऑफ मे, यानी मे रिवॉल्यूशन, मे के मंथ में एक रिवॉल्यूशन हुई थी। सप्रेशन ऑफ मे रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था। इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ टू वुमेन, वुमेन को पॉलिटिकल राइट का इशू भी जो था फैला था। फिर था सेल्फडम एंड बॉन्डेड लेबर अबोलिश्ड, सेल्फडम और जो बॉन्डेड लेबर थी वो अबोलिश हो गई। सेल्फडम और बॉन्डेड लेबर पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। सर्वडम और बॉन्डेड लेबर वो अबोलिश हुई थी दोनों ही जगह, हब्सबर्ग में और रसिया में। ये हुई थी 1867 में। नाउ पार्ट 6, फेमस पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ पर इटली के यूनिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को कैसे यूनिफाई किया गया, एक जगह जोड़ा गया। तो इसको जोड़ने वाले में फिलोसफर्स थे जैसे जिप्सी मेजिनी। उसने क्या किया था, ही मेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसमें यंग इटली इन मार्सेलिस और यंग यूरोप इन बेरने। एक तो यंग इटली बनाई थी इन्होंने और यंग यूरोप बेरने में बनाई थी। आगे हम बात करते हैं काउंट कैमिलो डी कैवर। कैवर के बारे में हम बता रहे हैं। कैवर इनको शॉर्ट में इनको कैवर बोलते हैं। फुल नेम इनका काउंट कैमिलो डी कैवर है। इनकी 2 अचीवमेंट्स हैं। एक अचीवमेंट है उनकी, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेडमंट के, और दूसरे इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्स को इन्होंने हराया है। नेक्स्ट में आते हैं जिप्सी गारिबाल्दी। जिप्सी गारिबाल्दी जो है एक सेंट्रल फिगर रहे हैं इटली के यूनिफिकेशन में और एक फेमस हीरो भी ये जो है रहे हैं 2 वर्ल्ड के। नाउ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स और की वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। यहाँ एब्सोल्यूटिस्ट है एक लिटरेरी अगर हम इसको समझें तो एक गवर्नमेंट है और एक सिस्टम है रूल करने का, दैट हैज़ नो रेस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज, जिसका पावर एक्सरसाइज पर किसी भी तरह का कोई भी औरों के लिए छूट नहीं होती है। इट ऑल्सो रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, ये एक मोनार्कियल गवर्नमेंट की तरह भी होता है। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, यानी जो सेंट्रलाइज थी, मटेरियलाइज्ड एंड रिप्रेसिव, और ये मटेरियलाइज्ड भी थी, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव भी थी, दूसरे के अधिकारों को दबाने वाली। आगे हम बात कर रहे हैं यूटोपियन क्या है, एक आइडियल सोसाइटी है, एक विजन ऑफ सोसाइटी है दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यहाँ पर एक आइडियल सोसाइटी जिसको
अचीव करना मुश्किल होता है। आगे है प्लेबसाइट्स। प्लेबसाइट क्या है? प्लेबसाइट एक डायरेक्ट वोट है जिसको लोग वोट डालते हैं और फिर किसी रीजन के लोग जो है इसमें वोट डालते हैं और आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, जिनसे किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए कहा जाता है। सफरेज, द राइट टू वोट। आगे है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। जो रीति रिवाज होते हैं उनको स्ट्रेच करती है। एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स होते हैं एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, और ये चाहती है कि कुछ ना कुछ जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हैं उनमें बहुत जल्दी से चेंज होना चाहिए। तो हेयर वी कैन से दैट कंजर्वेटिज्म मीन्स द डिमांड फॉर क्विक चेंज और रिप्रेसिंग द ट्रेडिशंस और कस्टम्स। फेमिनिस्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फेमिनिस्ट जो है एक अवेयरनेस है वुमेन के राइट की और इंटरेस्ट की, बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को देखा जाता है जेंडर्स की, यानी किसी भी जेंडर से बिलोंग करने वाले, वेदर मेल और फीमेल, तो यहाँ पर उनको इक्वली माना जाता है। आइडियोलॉजी है सिस्टम ऑफ आइडियाज़। ये एक आइडिया का ऐसा सिस्टम है रिफ्लेक्टिंग ए पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, जो मुख्य रूप से सोशल और पॉलिटिकल दृष्टिकोण को रिफ्लेक्ट करता है। एथनिक जो है एक कॉमन रेशियल से रिलेटेड है, ट्राइबल से रिलेटेड है और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड से रिलेटेड है, दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद द क्लेम्स, जिसको एक कम्युनिटी अपना दावा करते हुए अपनी पहचान को दिखाती है। एलेगरी, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कोई क्रीड है, एनवी है, फ्रीडम और लिबर्टी, इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और ए थिंग, जब वो किसी पर्सन और थिंग के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। एन एलेगरिकल स्टोरी, एक एलेगरिकल स्टोरी में हम कह सकते हैं 2 मीनिंग्स उसके होते हैं, 1 लिटरल एंड 1 सिम्बॉलिक। एक लिटरल हो सकता है, एक सिम्बॉलिक हो सकता है। नेशन स्टेट जो है रेफर्स टू वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल, यानी यहाँ जिसमें उसके लोगों का, उसके सिटीजन की मेजॉरिटी होती है, इंक्लूडिंग इट्स रूलर्स, उनके रूलर भी इस कैटेगरी में आते हैं, कम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं और हिस्ट्री और डिसेंट भी शेयर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट important keywords and the events that we discussed up to 6th point. Now some important dates related to events. यहाँ पर 1797 में बात करते हैं तो नेपोलियन ने इटली पर अटैक किया था। नेपोलियनिक वार्स बिगिन, इसी से ही जो है नेपोलियनिक वार शुरू हुए थे। 1814 और 15 का जो समय है नेपोलियन उसमें हार गया था। द वियना पीस सेटलमेंट यानी ट्रीटी ऑफ वियना यहाँ पर हुआ था। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, ग्रीक की जो स्ट्रगल थी आज़ादी की वो शुरू हुई। आगे 1848 में रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड peasants revolt against economic hardships, middle class demand, constitutions and representative governments. Italians, Germans, Magyars, Poles, Czechs
एट्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट, इन सब ने मिलकर जो है नेशन स्टेट की डिमांड की थी। 1859 और 1870 के समय जो था वो समय था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसमें पीछे हमने अभी 6 पॉइंट में डिस्कस किया है यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। 1866 और 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। 1905 में स्लैव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर में जो है और हब्सबर्ग में जो थी फोर्स इकट्ठा हो गई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू।